नमस्कार। आज के इस हाई यील्ड विश्लेषण में हम भारत के भूगोल के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी परीक्षा के लिए एक तरह से मस्ट डू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति की। इस टॉपिक से सीधे सीधे सवाल टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन तथ्यों को कुछ इस तरह समझते हैं कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। आज की चर्चा का फ्लो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट रहेगा। शुरुआत करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों से, फिर नजर डालेंगे वन आवरण के असली आंकड़ों पर, उसके बाद सामाजिक वानिकी, वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े अहम कानून और अंत में भारत के महत्वपूर्ण जीव मंडल नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। अब जरा भारत के इस फैलाव पर नजर डालिए। एक तरफ पश्चिमी घाट के घने हरे भरे जंगल हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के एकदम सूखे इलाके। ये विविधता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर बारिश की मात्रा और तापमान में होने वाले बदलावों का नतीजा है। जैसी जलवायु वैसी वनस्पति। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच। देखिए, सदाबहार वन वहां पनपते हैं जहां बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसीलिए ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। वहीं पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले इलाकों में मिलते हैं और सूखा मौसम आते ही ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रीलिम्स में ये बारिश का आंकड़ा सीधे स्टेटमेंट के तौर पर छप कर आता है। और अगर मल्टीपल चॉइस सवालों की बात करें तो ये वर्गीकरण एक खजाना है। पेड़ का नाम देकर सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किस वन का हिस्सा है। याद रखने वाली बात यह है, रोजवुड और महोगनी ये सदाबहार वनों के सुपरस्टार हैं। आर्द्र पर्णपाती की बात हो तो सागवान और साल का नाम सबसे ऊपर आता है। शुष्क पर्णपाती में तेंदू और खैर मिलते हैं, जबकि बबूल और खेजड़ी का सीधा कनेक्शन कांटेदार वनों से है। बस इस लिस्ट को दिमाग में सेट कर लेना है। अब पहाड़ों का रुख करते हैं। हिमालय में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ओक और चेस्टनट की जगह पाइन और देवदार ले लेते हैं और एकदम ऊपर जाने पर टुंड्रा वनस्पति मिलती है। लेकिन रुकिए, यहां एक बेहद क्रूशियल पॉइंट है। दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, उन्हें शोलास कहा जाता है। ये शोलास शब्द अनगिनत बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा गया है, इसे बिल्कुल रट लेना है। चलिए अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, वनावरण की स्थिति। यहां हम देखेंगे कि फाइलों में दर्ज लक्ष्य और जमीनी हकीकत में कितनी टक्कर है। 33%, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति ने यह लक्ष्य तय किया है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश की कम से कम 33% जमीन पर जंगल होने ही चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? चलिए असलियत देखते हैं। यहां एक बहुत ही आम डाउट क्लियर करना जरूरी है। वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। राजस्व विभाग कहता है कि हमारा वन क्षेत्र 23.28% है, मतलब ये जमीन कागजों पर जंगल घोषित है, फिर चाहे वहां एक भी पेड़ ना हो। लेकिन जब सैटेलाइट इमेज से वास्तविक वन आवरण यानी असली पेड़ों की गिनती होती है तो आंकड़ा सिर्फ 20.55% रह जाता है। स्टेटमेंट्स वाले सवालों में यह बारीक सा फर्क बहुत काम आता है। और अगर इस 20.55% को भी थोड़ा जूम इन करके देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। इसमें से सघन वन यानी डेंस फॉरेस्ट सिर्फ 12.6% है और 7.8% हिस्सा खुले वनों का है। तो भाई, जब जंगल इतने कम हैं तो उपाय क्या है? यहीं से हमारे तीसरे भाग की शुरुआत होती है, सामाजिक और फार्म वानिकी। 1976-79 के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी की एक बड़ी ही सटीक परिभाषा दी थी। इसका मतलब सिर्फ कुछ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के विकास के लिए वनों को मैनेज करना और बेकार पड़ी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बनाना है। काम को आसान बनाने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, शहरी वानिकी, जहां शहरों के पार्कों या सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरा, ग्रामीण वानिकी, जो गांव के समुदायों और खेतों के आसपास केंद्रित है। और तीसरा है फार्म वानिकी, जहां किसान खुद अपनी जमीन पर कमर्शियल या नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेड़ उगाते हैं। ये हरियाली बढ़ाने का एक बेहतरीन ऑलराउंड तरीका है। भाग 4, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। अब जंगलों की बात हो और वहां रहने वाले जीवों की न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। चलिए उन कानूनों और प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी के रूप में सामने आते हैं। ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत ही हाई यील्ड है।
1972 में हमारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पास हुआ। इसके ठीक 1 साल बाद 1973 में मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गया। फिर 1991 में इस कानून में बड़े बदलाव किए गए ताकि इसे और मजबूत बनाया जा सके। और अगले ही साल 1992 में हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हो गई। इस क्रोनोलॉजी को बिल्कुल टिप्स पर रखना है। दशकों की इसी मेहनत का नतीजा है कि आज भारत के पास एक जबरदस्त संरक्षण नेटवर्क है। 92 नेशनल पार्क और 492 वन्य प्राणी अभयारण्य। ये पूरा नेटवर्क लगभग 1.57 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर फैला है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी जैव विविधता को बचाने की एक बहुत ही ठोस कोशिश है। और अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, भारत के जीवमंडल निचय, जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कहते हैं। अब इस मैप पर नजर डालिए। नंदा देवी के पहाड़ों से लेकर मन्नार की खाड़ी तक ये बायोस्फीयर रिजर्व्स सिर्फ जानवरों को एक बाड़े में बंद करने के लिए नहीं है। इनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि पर्यावरण को भी बचाया जाए और साथ ही वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों का भी आर्थिक और सामाजिक विकास हो। ये स्लाइड तो बिल्कुल मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए बनी है। इसे ध्यान से देखते हैं। नीलगिरी रिजर्व केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला है और ये नीलगिरी ताहर के लिए मशहूर है। नंदा देवी रिजर्व उत्तराखंड में है, जो हिम तेंदुए का घर है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर का राज है। और मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु के तट पर है, विशेष रूप से अपनी समुद्री गाय यानी डुगोंग के लिए जानी जाती है। इन तमाम आंकड़ों और तथ्यों को समझने के बाद मेंस परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। पर्यावरण और वन्यजीवों को बचाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उन स्थानीय लोगों का क्या, जिनकी पूरी आजीविका इन्हीं जंगलों पर टिकी है? संरक्षण और मानवीय जरूरतों के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? आज के इस बेहद दिलचस्प भौगोलिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति की। ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधों की बात नहीं है, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम यानी पूरे पर्यावरण के उस नाजुक से संतुलन की कहानी है जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है कि कुल जमीन के 33% हिस्से पर जंगल होने चाहिए। लेकिन 2001 के जो आंकड़े सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। उस वक्त असल में सिर्फ 20.55% हिस्से पर ही जंगल मौजूद थे। लक्ष्य 33% का और हकीकत 20% के आसपास। ये जो भारी अंतर है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट है। और आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम एकदम बेसिक बातों यानी प्राकृतिक वनस्पति के परिचय से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे वनों के प्रकार क्या हैं, इतिहास में उनका दोहन कैसे हुआ, बचाव के लिए क्या संरक्षण नीतियां बनी, और आखिर में बात करेंगे जीवमंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का परिचय। किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसकी बुनियाद समझना बहुत जरूरी है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, हर जंगल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होता। तो फिर प्राकृतिक वनस्पति आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब उन पौधों से है जो बिना किसी इंसानी मदद या दखल के अपने आप उगाते हैं। ये पौधे इतने स्मार्ट होते हैं कि अपनी मिट्टी और वहां की जलवायु के हिसाब से खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं, बिल्कुल नेचुरली। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर होती है, वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण के बीच का फर्क। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी कागजों में राजस्व विभाग जिस जमीन को वन क्षेत्र घोषित कर देता है, जरूरी नहीं कि वहां सच में कोई पेड़ हो। जी हां, जबकि वास्तविक वन आवरण या एक्चुअल फॉरेस्ट कवर का मतलब है वो जमीन जो सचमुच पेड़ों की छतरी यानी कैनोपी से पूरी तरह ढकी हुई है। यही असली जंगल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि भारत की इतनी बड़ी भौगोलिक और जलवायु वाली विविधता हमारे जंगलों को किस तरह का रूप देती है। ये जो नक्शा अभी सामने है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि बारिश और तापमान का जंगलों पर कितना सीधा असर पड़ता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ये तय करता है कि वहां किस तरह के पेड़ पनपेंगे। नक्शे पर दिखने वाला हर अलग रंग अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग इकोसिस्टम की कहानी बयां कर रहा है। अगर हम बारिश के हिसाब से देखें तो भारत में मुख्य रूप से 5 तरह के वन पाए जाते हैं। जहां बहुत झमाझम बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां सदाबहार वन मिलते हैं। इनमें महोगनी और रोजवुड जैसे मजबूत पेड़ होते हैं।
जहां बारिश थोड़ी कम यानी 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें सागवान और साल जैसे पेड़ होते हैं। इसके अलावा एकदम कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार वन, पहाड़ों पर पर्वतीय वन और दलदली जगहों पर अनूप या मैंग्रोव वन मिलते हैं। है ना कमाल का प्राकृतिक बंटवारा। पहाड़ी जंगलों की बात हो ही रही है तो दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों की एक बहुत ही खास और अनोखी बात करते हैं, शोलास। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी की पहाड़ियों पर काफी ऊंचाई पर मिलने वाले ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये सच में हमारे देश की एक बेहद अनोखी और खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर हैं। लेकिन देखिए, हर अच्छी कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। अब हम तीसरे हिस्से पर आ गए हैं, जो थोड़ा कड़वा सच है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और उनका ऐतिहासिक दोहन। इन जंगलों के इतनी तेजी से खत्म होने के पीछे कई बड़े कारण रहे। इतिहास में झांके तो अंग्रेजों ने अपनी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए हिमालय के खूबसूरत ओक के जंगलों को बेदर्दी से काटा और उनकी जगह कमर्शियल मुनाफे वाले चीड़ के पेड़ लगा दिए। फिर चाय, कॉफी और रबड़ के बड़े बड़े बागान बनाने के लिए जंगलों को साफ किया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आधुनिक युग में फैक्ट्रियां लगने, खेती की जमीन बढ़ाने और पुराने समय में रजवाड़ों के शिकार के शौक ने हमारे वन्य जीवों और जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो जब हालात इतने नाजुक हो गए तो कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना तो लाजमी था। यहीं से हमारे विश्लेषण का सबसे अहम एक्शन वाला हिस्सा शुरू होता है, वन और वन्यजीव संरक्षण। प्रकृति को बचाने के लिए समय समय पर कई कड़े कदम उठाए गए। आज़ादी के कुछ साल बाद ही 1952 में देश की पहली वन नीति आई। फिर 1972 में वो ऐतिहासिक पल आया जब वन्य प्राणी अधिनियम लागू किया गया, जिसने खतरे में पड़े जानवरों को कानूनी कवच दिया। इसके ठीक अगले साल 1973 में बाघों को बचाने के लिए मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और बाद में 1992 में हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। इन सभी प्रयासों ने संरक्षण की एक नई उम्मीद जगा दी थी। संरक्षण के इसी सफर में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में कुछ बड़े बदलाव किए गए। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस नई नीति ने फिर से उसी 33% वन क्षेत्र वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर जोर दिया, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अब मकसद सिर्फ आंख बंद करके पेड़ लगाना नहीं था, बल्कि पर्यावरण का एक सही संतुलन बनाए रखना था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी वनीकरण की मुहिम में वहां के स्थानीय लोगों को शामिल करना था। लोगों की इसी भागीदारी को जमीन पर उतारने के लिए सामाजिक वानिकी, जिसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस शानदार कॉन्सेप्ट को 3 हिस्सों में बांटा: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे आम नागरिक, किसानों और स्थानीय समुदायों को ये ताकत दी गई कि वो अपने आसपास की खाली पड़ी जमीनों पर पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण की खुद देखभाल करें। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अब हम उस भौगोलिक ढांचे की बात करेंगे जिसे इंसान और प्रकृति के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया है, यानी जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला काम है जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, और तीसरा स्तंभ है व्यवस्था या लॉजिस्टिक्स, जो रिसर्च और इंटरनेशनल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ये तीनों लक्ष्य अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जरा इस नक्शे पे गौर कीजिए। भारत में कुल मिलाकर 18 जीवमंडल निचे हैं। ये ऊंचे हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर एकदम दक्षिण के समुद्री तटों तक फैले हुए हैं। और इसमें सबसे गर्व की बात क्या है, वो ये कि इन 18 में से 12 रिजर्व्स ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 1986 में बना नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ये कोई छोटी जगह नहीं है, बल्कि 5520 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत बड़े इलाके में फैला है। पश्चिमी घाट का ये हिस्सा बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। और पता है, ये लायन टेल्ड मकाक यानी शेर जैसी पूंछ वाले बंदर जैसे दुर्लभ और खतरे में पड़े जीवों का सबसे सुरक्षित घर है। यहीं पर हमें भारत के पर्यावरण की एक जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है। सोचिए, एक तरफ उत्तराखंड का नंदा देवी रिजर्व है, कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, शीतोष्ण वन और वहां छिपकर रहने वाले स्नो लेपर्ड्स या हिम तेंदुए। और ठीक दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन,
जहां गंगा के डेल्टा का दलदल है, खारे पानी वाले मैंग्रोव के घने जंगल हैं और तैरने में उस्ताद खतरनाक रॉयल बंगाल टाइगर है। दोनों एक ही देश में हैं, लेकिन दोनों की दुनिया एकदम अलग है। यही तो भारत की असल खूबसूरती है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ हमारी बढ़ती हुई आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं जिन्हें हम विकास कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बेशकीमती प्राकृतिक खजाने का संरक्षण है। हम इन दोनों के बीच एक सही और टिकाऊ संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं? इसी विचारणीय सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विषय ने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।